नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। हम लोग कल के वीडियो में देखे थे अभ्यांतर प्रयत्न, उसके बारे में पढ़े थे अच्छे से और उस पे प्रश्न भी हल किए थे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, आप लोग लिखे भी होंगे, उसको दोहराए भी होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न अब इस वजह से हम इसको 2 वीडियो में बनाए क्योंकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण विषय है और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस वजह से हम जो है ऐसे बनाए हैं। तो बाह्य प्रयत्न को आप अच्छे से पढ़िएगा। प्रयत्न के बारे में हमने आपको बताया था कि उच्चारण के लिए किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। जब हम उच्चारण करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हो गए थे, एक अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में वर्णों के उच्चारण का वह प्रयास जो फेफड़े से कंठ तक होता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने अभ्यांतर प्रयत्न में आपको क्या बताया था कि जो प्रयास हम मुख के अंदर करते हैं वो हमारे अभ्यांतर प्रयत्न होते हैं, लेकिन बाह्य प्रयत्न वो होते हैं जो कंठ से फेफड़े तक आते हैं। अब आप कहेंगे कंठ से फेफड़े तो अंदर हो गए, तो हम इसे बाह्य क्यों कहें? क्योंकि जो कंठ से फेफड़े तक हमने प्रयास किया वो प्रयास कहाँ से निकल के आया, वो मुख के बाहर से आया। इस वजह से हम इसको बाह्य प्रयत्न बोलते हैं। लेकिन ये होता है फेफड़े से कंठ तक के भीतर जो हम प्रयास करते हैं उसे हम कहते हैं। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार 11 हैं। अब इसे आपको याद करना है अच्छे से और कई बार जब आप इसको पढ़ेंगे तभी ये आपको याद भी हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 11 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। विवार, पहला क्या है? विवार। संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक। अब ये तो हो गए 11 प्रकार, लेकिन ये किन किन वर्णों में प्रयोग किए जाते हैं? कौन से वर्ण हैं जिनको हम कहेंगे कि विवार है, श्वास है, कि संवार है? तो इसके लिए इसको वर्णों में विभाजित करते हैं। वही तो हमारा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, अब हम पहले शुरू करते हैं विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। विवार, श्वास और अघोष कैसे वर्ण हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण हैं बच्चों। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं आपको दिखाई पड़े। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? ख, ध्यान से देखिएगा, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स। ठीक है। अब ये देखिए, ये खर प्रत्याहार के अंदर, और हमने कैसे इसको गिना ये हम आपको महाशय सूत्र में बता चुके हैं। ठीक, तो वो वीडियो आप देखिएगा। तो खर प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार से, या तो इसको यूँ हम कह सकते हैं कि खर प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार के अंदर प्रथम द्वितीय वर्ण, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स आता है। इसको आप लिख भी लीजिएगा कॉपी पे। यदि आप ऐसे ना समझ पाएँ तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हो गए? प्रथम वर्ण हो गए, द्वितीय वर्ण हो गए और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श हो गए। अब जो है ये कैसे होते हैं? प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण आपको हम बता चुके हैं, क, च, ट, त, प और प्रथम वर्ण है। और द्वितीय वर्ण क्या होता है? तो ख, छ, ठ, थ, फ, ये द्वितीय वर्ण है। फिर आपके श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स हो गए। ठीक है। अब संवार, और इन सारे वर्णों को ये आएंगे तो इसको हम विवार भी कह सकते हैं, श्वास भी और अघोष भी। ठीक, अघोष ज़्यादा पूछे जाते हैं।
एग्जामिनेशन वगैरह में। संवार, नाद और घोष। संवार, नाद, घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर्ष प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए, ह, य, फ, र, ल, इ, म, अंग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, इतने सारे वर्ण आते हैं। आपको पता है बच्चों, ये सारे वर्ण जो होते हैं, ये सारे वर्ण जो हम ऐसे कैसे याद कर ले, तो इसकी दूसरी टेक्निक भी है कि वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ह। हमने अघोष में ह छोड़ दिया था ना, सारे थे, श, स था, लेकिन ह नहीं था। लेकिन घोष, संवार और नाद में ह भी आता है। तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण और ह, ये सारे क्या होते हैं? हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यही सारे वर्ण हैं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और अंतस्थ और ह। ठीक है, तो और तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण कौन कौन से हो गए भाई? तो तृतीय वर्ण हो गया ग, ज, ड, द, भ, बहुत आसान है याद करना। और चतुर्थ वर्ण क्या हो गया? घ, झ, ढ, ध, भ। और आपका पंचम वर्ण क्या होगा? अंग, य, ड़, न, म। और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। और साथ में ह। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या क्या आता है? वर्गों का प्रथम, वर्गों का, देखिए हम साथ में डिवाइड भी कर दिए हैं। वर्गों का प्रथम वर्ण, ये प्रथम वर्ण है। तृतीय वर्ण, ये तृतीय वर्ण है। पंचम वर्ण, ये पंचम वर्ण है। और अंतस्थ वर्ण, ये आपके अंतस्थ वर्ण हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे वर्ण, अब प्रथम वर्ण में क, च, ट, त, प, तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द, भ, पंचम वर्ण अंग, य, ड़, न, म और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। ये जब आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे। तो इसको रोज़ रिवीजन करने की ज़रूरत है, रोज़ तैयारी करने की ज़रूरत है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये वर्ण है। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। महाप्राण। महाप्राण क्या होता है कि वर्गों का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण को हम क्या कहते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और चतुर्थ वर्ग में क्या आएगा? ख, छ, ये देखिए, ख, छ, ठ, थ, फ। और चतुर्थ वर्ण में घ, झ, ढ, ध, भ। और ऊष्म वर्ण में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ठीक है, अब एक महाप्राण की और एक टेक्निक है समझने की बच्चों। जैसे कि हाँ, आप अपने मुंह पे उंगली रखिए, मुंह पे हाथ रखिए और वो अपने होठों को बंद कर लीजिए और इन सारे वर्णों को बोलिए और देखिए गर्म वायु बाहर निकल रही है कि नहीं झटके से। देखिए ख, छ, जब कोई भी वर्ण बोलने में गर्म वायु बाहर निकलती है तो आप समझ जाइए कि ये वर्ण कौन सा होगा? महाप्राण होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने की, आप मुँह पे हाथ रख के ज़रूर देखिएगा इसको। ख, छ, ठ, थ, फ, ये सारे वर्ण ऐसे हैं जिसको आप जब बोलेंगे तो आपकी गर्म वायु बाहर निकलेगी। तो इससे ये आप समझ सकते हैं कि ये वर्ण महाप्राण है। अब देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त वर्ण ऐसे होते हैं जो वेदों में प्रयोग किए जाते हैं, उनको गाने में, उनको उच्चारित करने में प्रयोग किए जाते हैं। आपके लायक बस इतना समझने के लिए उचित है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्ण स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा बच्चों, तब आप समझ पाएंगे इसको। 1 से 2 बार देखिएगा, फिर अपनी कॉपी पे लिखिएगा, रिवीजन करिएगा, तो आप इन वर्णों को अच्छे से आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। इस पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, चलिए उसको हल कर लेते हैं। बाह्य प्रश्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण के लिए जो प्रयत्न फेफड़े से कंठ तक होता है
उसे क्या कहते हैं? जो हम उच्चारण करें तो हमारा प्रयत्न फेफड़े से कंठ तक हो और फिर मुख से बाहर निकले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न बोलेंगे, बाह्य प्रयत्न बोलेंगे, उच्चारण स्थान बोलेंगे या प्रयत्न बोलेंगे? तो बच्चों ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा पहले। प्रयत्न तो ये है ही, प्रयत्न तो ये है ही, लेकिन ये पूछ रहा है फेफड़े से कंठ तक, तो फेफड़े से कंठ तक क्या हो गया? बाह्य प्रयत्न हो गया। अभ्यंतर प्रयत्न तो हमारे मुख के अंदर जिह्वा जिन जिन स्थानों को छूती है वह उच्चारण करने में, उसको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण स्थान तो ये है ही नहीं, क्योंकि श्वास जो हमारे कंठ, मूर्धा, तालु को छूती है उसे हम उच्चारण स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न अभी हमने आपको बताया, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रत्याहार है ये, खर और हर्ष प्रत्याहार। तो खर प्रत्याहार के वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, किस में प्रयोग किए जाते हैं? अघोष में, अल्प प्राण में, घोष में या महाप्राण में? बताइए आप लोग। खर प्रत्याहार, तो आप खर प्रत्याहार जब आप उसको 4 बार रिवीजन करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और वैसे काफ़ी बच्चे समझ भी गए होंगे। तो खर प्रत्याहार प्रयोग किए जाते हैं अघोष में। ठीक है, श व्यंजन, ये कौन सा व्यंजन है? तालव्य श। तालव्य श व्यंजन किस में आता है? तालव्य श व्यंजन नाद है, श्वास है, उदात्त है या अल्प प्राण है? तो बताइए बच्चों, तालव्य श व्यंजन न नाद है, न उदात्त है और न ही अल्प प्राण है। ये क्या है? श्वास है। ऊष्म वर्ण, अच्छा एक बात और, यदि श आ गया तो श श्वास भी है और ऊष्म वर्ण भी है, जिसको हम महाप्राण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो श व्यंजन आपका तालव्य भी है, श्वास भी है, तालव्य भी है, श्वास भी है, विवार भी है, अघोष भी है और क्या है? महाप्राण भी है। ये श व्यंजन को सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण के व्यंजन कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? महाप्राण कहे जाते हैं, अल्प प्राण कहे जाते हैं, संवार कहे जाते हैं या अघोष कहे जाते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि ऐसे वर्ण जो गर्म वायु बाहर निकले तो उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण। तो ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम इतने ये प्रश्न थे आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, आप अच्छे से करिएगा, पॉज करके एक बार फिर से इस प्रश्न को करिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस बाह्य प्रयत्नों को। तो यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वर्ण का चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, वर्ण यदि आप लोगों ने पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका बेस, संस्कृत का बेस तैयार हो गया। तो आप इस वर्ण के चैप्टर को अच्छे से तैयार करिएगा, इसके सारी वीडियोस को देखिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।